हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सामान्य ज्ञान। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 8.1 का मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल। मौर्य उत्तर का मतलब ये हुआ कि मौर्य का जब पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद का काल। और गुप्त काल जब शुरू हुआ तो शुरू होने से पहले और मौर्य काल का अंत होने के बाद के जो बीच का जो गैपिंग था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसका मान्यता प्राप्त काल है 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ये किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की गई थी और शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। किस पद पर था? सेनापति के पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। कण्व या फिर कान्व वंश का संस्थापक कौन था। कण्व वंश या फिर कान्व वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव जो है वो कण्व वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 5। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये किया था मौर्यों के अधीन। किसके अधीन? मौर्यों के अधीन जो है वो सातवाहनों ने पहले जो है अधिकारियों के रूप में काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वह महान कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया। वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क जो है वो महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ये हो जाएगा भारत ग्रीक शैली। क्या हो जाएगा? भारत ग्रीक शैली। यानी कि जो मथुरा कला है वो कौन सा शैली है? तो वो भारत ग्रीक शैली है। क्वेश्चन नंबर 8। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? वो थी पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पेशावर के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछे कि पुरुषपुर या फिर पेशावर कहाँ पे स्थित है वर्तमान में, तो वर्तमान में ये हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो किसका दूसरा नाम हो जाएगा? तो पेशावर का दूसरा नाम है। क्या है? पेशावर का दूसरा नाम है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो थे कनिष्क के राजवैद्य। क्या थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो क्या कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था कि वहाँ गांधार कला का विकास हुआ था। क्या हुआ था? गांधार कला का विकास हुआ था, इसलिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। और तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण एक और कारण था कि वहाँ पे बौद्ध का क्या था? शिक्षा केंद्र था। क्या था? बौद्ध का शिक्षा केंद्र होने के कारण भी वो प्रसिद्ध था और गांधार कला का विकास होने के कारण भी वो तक्षशिला प्रसिद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सर्वप्रथम
स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम अगर बोला जाए कि स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो वो चलाया था इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? तो किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज़्यादा है? तो मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो वो हो जाता है इंडो बैक्ट्रियन। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसने जो है सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है कुषाण शासकों को। किसको? कुषाण शासकों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय में जो मुद्रा बना था सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा का बना था। किसका बना था? सातवाहनों के समय में मुद्रा जो सर्वाधिक बनता था वो बनता था सीसा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र जो है वो कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? ये किसके द्वारा किया गया था? ये प्रथा जो है सातवाहनों के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? सातवाहनों ने ही ये प्रथा आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको कि पर्दा कहा जाता है, का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको पर्दा कहा जाता है, का शुभारंभ किसने किया था? तो ये शुभारंभ किसने किया था? ये शुभारंभ किया था यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने ही भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसको कि सिल्क रूट कहते हैं, किसने प्रारंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसको कि सिल्क रूट कहते हैं, किसने आरंभ किया था? ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के द्वारा ही ये जो रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट आरंभ किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या फिर सोने की मुहर चलाई थी? ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था कुषाण शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक सबसे बड़े पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा या फिर मुहर चलाई गई थी। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये भी किया था कुषाण शासकों के द्वारा ही ये किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक और नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। चरक कौन थे? तो कनिष्क का राजवैद्य था और नागार्जुन के थे वो एक दार्शनिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ? ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत का आरंभ जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में वो पाकिस्तान में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में वो पाकिस्तान में हो जाएगा। लेकिन उस समय जो था भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो तक्षशिला उसको हम लोग भारतीय मान के ही चलते हैं कि भारत में ही तक्षशिला अवस्थित था। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो वो पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में जो है कलिंग का महान शासक जो हुआ वो हुआ खारवेल। क्या हुआ? खारवेल जो हुए वो कलिंग के एक महानतम शासक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो किस क्षेत्र का हुआ था? तो वो हुआ था वास्तुकला क्षेत्र का। किसका? वास्तुकला का जो है सर्वाधिक विकास हुआ कुषाण काल के शासनकाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो वो किया था आंध्र से। कहाँ से? आंध्र से किया था। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी वो पैठन या फिर प्रतिष्ठान, क्या है? पैठन या फिर प्रतिष्ठान में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये हाथी गुफा का अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो कौन सा? हाथी गुफा का अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? ये किया गया था हाल के द्वारा। किसके? हाल जो थे सातवाहन नरेश उसके द्वारा गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो उसकी राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। क्या? राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? प्राकृत भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कि पहले कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, और इस तरह आपको सजाना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? तो इसमें पहला हो जाएगा आपका शुंग वंश। क्या हो जाएगा? शुंग वंश। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा सातवाहन वंश। उसके बाद हो जाएगा गुप्त वंश। उसके बाद हो जाएगा चोल वंश। ठीक है। शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो क्या हो जाएगा? पहले 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 1, 1 के बाद हो जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा 4। तो कौन सा हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था बैक्ट्रियन ग्रीक के द्वारा। बैक्ट्रियन ग्रीक के द्वारा ही मौर्य साम्राज्य का जब ध्वंस हुआ था उसके पश्चात जो है सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक के द्वारा भारत पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है। सूची 1 में दिया हुआ है शासक, सूची 2 में दिया हुआ है उपाधि। तो कौन से शासक को क्या उपाधि दिया गया था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक को क्या उपाधि दिया गया था? तो अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी। क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता था। कनिष्क, कनिष्क को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था देवपुत्र। क्या कहा जाता था? कनिष्क को देवपुत्र का उपाधि मिला था। खारवेल, खारवेल को क्या उपाधि दिया गया था? तो खारवेल को उपाधि दिया गया था कलिंग चक्रवर्ती। क्या दिया था? कलिंग चक्रवर्ती। किसको उपाधि दिया गया था? तो खारवेल को दिया गया था। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को क्या उपाधि मिला था? तो कुमारगुप्त को मिला था महेंद्र आदित्य। क्या? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को दिया गया था उपाधि। तो क्या हो जाएगा? पहले ये हो जाएगा 5, 4, 2, 3। क्या हो जाएगा? 5, 4, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत आरंभ हुआ। अगर शक संवत की बात करते तो हो जाता 78 ईस्वी में। कब हो जाता? 78 ईस्वी में शक संवत, और विक्रम संवत हो गया 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए
सूची 1 में दिया गया है संवत और सूची 2 में दिया हुआ है किस समय से इसकी गणना शुरू की गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ ए में विक्रम संवत। विक्रम संवत कब आरंभ किया गया था, इसकी गणना कब से शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। शक संवत कब से स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी 78 ईस्वी में। कब की गई थी, 78 ईस्वी में। गुप्त संवत, गुप्त संवत कब की गई थी, तो ये की गई थी 320 ईस्वी में इसकी गणना स्टार्ट की गई थी। उसके बाद कली संवत, कली संवत की गणना कब से शुरू की गई थी, तो 3102 ईस्वी में। कब, 3102 ईसा पूर्व में इसकी गणना शुरू की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन 36, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, तो वो सातवाहनों का राज्य था। किसका, सातवाहन का राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया, तो वो किया था कण्व वंश ने। शुंग वंश को हरा करके ही कण्व वंश ने सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, और अपने वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो किसने कनिष्क को हराया था, तो ये हराया था पेन चाओ। किसने, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो ये किसने किया था, तो ये किया था कुषाणों ने। किसने किया था, कुषाणों ने ही उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने किया था, कुषाणों ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कथन एक में आपसे दिया हुआ है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कारण में दिया हुआ है कि उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसके पास जो है कोई भी सुसंगठित नौसेना नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कथन एक सही है और कथन क्या है, कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही हो जाएगा। लेकिन उसके पास जो है नौसेना नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली जो है भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गंधार कला। गंधार कला जो है भारतीय और ग्रीक की जो है ना, यानी यूनानी शैली का मिश्रण है। क्या है, भारतीय और ग्रीक या फिर यूनानी शैली का मिश्रण है। कौन सा, गंधार कला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। क्या हो जाएगा, महायान। महायान शाखा का कनिष्क जो था महायान शाखा का अनुयायी था और उसका प्रचार जो है उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और यही जो घटना है कनिष्क के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था।
प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये किसके समकालीन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। कौन? महान व्याकरण पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किसका? शक राजा जो था रुद्रदमन, उसके द्वारा जारी किया गया था लंबा अभिलेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ये किसके शासनकाल में आया था? गोंदोफिनर्स। क्या है? गोंदोफिनर्स के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ये किया गया था कड़फिशियस द्वितीय के द्वारा। कड़फिशियस द्वितीय के द्वारा ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो छत्रप प्रणाली का प्रयोग किस शासकों ने किया था? ये किया था शकों ने। किसने किया था? शकों ने ही छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50, त्रातार, जिसको कि मुक्तिदाता भी कहा जाता है, कि उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो त्रातार या फिर मुक्तिदाता की उपाधि जो है वो शक शासकों ने धारण किया था। किसने? शक वंश के शासकों ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कला अनुक्रम है? प्राचीन भारत के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कला अनुक्रम है? ये क्या हो जाएगा? यूनानी शक कुषाण। क्या हो जाएगा? यूनानी शक कुषाण। ठीक है। पहले क्या था? यूनानी ने, उसके बाद क्या था? शक ने, उसके बाद ये क्या था? कुषाण ने। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। कब लाया गया था? ये लाया गया था ग्रीकों के द्वारा जो है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो कौन सा राज्य था? तो बैक्ट्रिया था। कौन था? बैक्ट्रिया जो था वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में ही उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता कारसारपन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारसारपन कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा से बने धातुओं को क्या कहा जाता था? करसारपन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले जो है रोम के साथ व्यापार किसने किया था? तो वो किया था तमिलों एवं चेरों ने। किसने किया था? तमिल एवं चेरों का जो है सबसे पहले व्यापार रोम के साथ प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा असत्य है? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? ठीक है। तो कौन सा असत्य है? तो कोचिन जो बंदरगाह है वो असत्य है। कोचिन बंदरगाह जो है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुको नाम से संबोधित किया गया? निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया था? किसको संबोधित किया गया था? तो वो किया गया था अरिकामेडु। किसको? अरिकामेडी को
पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है पोडुके नाम से संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डेमेट्रियस के द्वारा। किसके द्वारा? डेमेट्रियस के द्वारा जो है हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक हो गया? ये कौन हुआ था? ये हुआ था मिनांडर। क्या हुआ? मिनांडर जो है वो अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप करके बौद्ध भिक्षुक बन गया था। क्वेश्चन नंबर 60, कुषाणों का संबंध था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो कुषाणों का संबंध जो था वो चीन के यूची जनजाति से था। क्या था? चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष के कारण ही कनिष्क जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, या बौद्ध होने के लिए वो उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थव क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है राज और सूची 2 में दिया गया है राजधानी। ठीक है। तो शुंग वंश, शुंग की राजधानी क्या हो जाएगी? तो शुंग की राजधानी हो जाएगी विदिशा। चेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? तो चेदी की राजधानी हो जाएगी कलिंग। सातवाहन, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन की राजधानी हो जाएगी प्रतिष्ठान या फिर पैठन। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान या फिर पैठन। और कुषाण की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण की राजधानी थी पुरुषपुर या फिर पेशावर। पुरुषपुर या फिर पेशावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर, जिसको कि सीजर कहा जाता है, की उपाधि धारण की? रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर, सीजर की उपाधि धारण की? किसने किया था? कुषाण शासकों ने जो है, कुषाण वंश के जो शासकों ने केसर या फिर सीजर उपाधि धारण की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो शुंग काल में किसका किसका निर्माण हुआ था? तो बरहुत स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो भी शुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार का निर्माण ये भी शुंग काल में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सांची स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, लेकिन उसका जो वेदिका का जो निर्माण किया था, वेदिका और तोरण द्वार, उसका निर्माण कराया गया था शुंग काल में। ठीक है। उसके बाद भाजा स्तूप का निर्माण कराया था, ये भी शुंग काल में हुआ था। कब हुआ था? शुंग काल में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि बरहुत स्तूप, उसके बाद सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, उसके साथ साथ भाजा स्तूप, इन तीनों का ही निर्माण हुआ था शुंग काल में। तो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 66, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? वो क्या था? बृहद कथा की रचना। किसकी? बृहद कथा की रचना किया था किसने? गुणाढ़ ने, जो कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। सातवाहन शासक जो है बौद्धियों पर अत्याचार करते थे। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, नहीं करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। शुंग वंश जो था वो ब्राह्मण को संरक्षण देते थे। किसको देते थे? ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे। उसके बाद बोला गया है कि
कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि बोधि वृक्ष को जो काटा गया था गया में, बोध गया में, वो शशांक ने ही काटा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल 3 जो है वो सही है, केवल 3 जो है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो कुषाण ने चलाए थे। किसने, कुषाण जो है, कुषाण वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 69, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। किस वंश से था, ये चेदी वंश से संबंधित था। कि कलिंग नरेश जो खारवेल है वो चेदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया था। ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। उसके बाद श्रेणी जो है का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। क्या हो जाएगा, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने ही सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। क्या हो जाएगा, 2 तथा 3, केवल 2 और 3 जो है वो सत्य है। क्या है, 2 और 3 केवल सत्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपका चैप्टर 8.1 समाप्त होता है, जो कि था मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल। और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आज रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।